हेलो। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जस्ट अ सेकंड। ऑल राइट। आप चाहें तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, कुछ बोलना होगा तो। एंड यस, अभी मैंने अलाउ कर दिया है अनम्यूट करने को। ओके। सो मैं फिर से पूछना चाहूंगा, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस ऑल सर। यस ऑल सर। ओके। यस। ऑल गुड सर। ओके। एक और चीज ये थी कि अगर आप अपना वीडियो ऑन कर सकें तो बहुत अच्छा है। अगर आप कंफर्टेबल हो वीडियो ऑन करने में तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ओके। चलिए, सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, जो जो बच्चे कंफर्टेबल हों। मैं ऑनलाइन वाले बच्चों को भी तो देखूं कैसे दिखते हैं। सर नहाए नहीं है। तो अंजलि, अगर तुम नहीं नहाती तो क्या भूतनी बन जाती हो? हाँ। ये लड़के लोग ना बेटा दो दो दिन नहीं नहाते, फिर भी देखो कुछ लोगों ने वीडियो ऑन कर लिया है। हेलो सर, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया आकाश, आप कैसे हैं? मैं ही बढ़िया सर। ओके। चलो, को जो जो बच्चे अवेलेबल है उनका नाम ले लेते हैं एक बार। आकाश, रौनक, आलोक, अंजलि, चिन्मयी, दीपांशु, ध्रुव, दिव्यम, प्रियंका, मनस्वी, मन, मांशु, नेहा, पायल, प्रणव, प्रांजल, प्रांजल गुप्ता, प्रिया, रिया, रौनक लद्दा, रौनक बहेती, संचित, शिवानी, सिमरन, सोहम, सुयश, विनायक, यश, कंसल। और कोई मिस हो गया क्या? चलिए। ऑलराइट गाइस, क्या हाल चाल, कैसा चल रहा है आज का संडे? ठीक चल रहा है। अभी बहुत। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना, अभी सब रिवीजन करना है। बहुत संडेज के बाद पढ़ाई वापस आई है। फाउंडेशन के बाद एक महीना पढ़ाई नहीं की, उसके बाद अभी पढ़ाई करने वाले हैं। तो अच्छा है, मेरे हिसाब से लगता है कि थोड़ा सा मतलब चेंज हुआ है। इट्स गुड। हाँ। राइट। ओके, बस और क्या थोड़ा क्या नहीं सर, बोलना चाह बहुत रहा है? चेंजेस है। ये संचित। सर, भोपाल में आपका एड्रेस? एक 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 करके मैं समझ गया किसको क्या क्या बोलना है, एक एक करके। ये संचित। सर थोड़े चेंजेस नहीं, लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं एक साथ, ड्रास्टिक चेंजेस। जैसे जैसे कि बहुत सारे, जैसे कि सुबह उठना जल्दी, रात को देर तक पढ़ना। देर तक तो रात को पहले भी जागते थे, पर अभी पढ़ने के लिए जागना पड़ रहा है। देर तक पहले रात को जागते थे पर अब पढ़ने के लिए, तो पहले कौन सी चीज करने के लिए जागते थे? अच्छा, इधर से मनस्वी, आपका 18th बर्थडे था क्या अभी कुछ दिन पहले? हाँ, रिसेंटली हुआ है तो वो वैसे ही चिपका तो के अभी रखा है। तो अभी आप 18th के थे, पर अभी थोड़ी देर पहले आप 8 साल के हो गए थे। वो गिर रहा है ना फैन की वजह से। हाँ। यस, आलोक करके कोई थे शायद, वो कुछ पूछ रहे थे। सर, भोपाल में आपका एड्रेस कहाँ? भोपाल में मेरा एड्रेस कहाँ है? मैं तो पुणे में हूँ अभी। नहीं सर, कहाँ रहते? मैं भोपाल में कहाँ रहता हूँ? मैं भोपाल में रहता हूँ एयरपोर्ट रोड साइड। सर, एयरपोर्ट सिटी। एयरपोर्ट रोड, एयरपोर्ट सिटी नहीं, एयरपोर्ट सिटी बहुत आगे है। एयरपोर्ट रोड। सर वो रक्षा विहार साइड।
हाँ हाँ हाँ। रक्षा विहार मिलिट्री कॉलोनी। हाँ, तेरे को अलग से मैसेज करके बता दूंगा, पूरी एड्रेस पिन कोड के साथ मेरे भाई, बता दूंगा। एक बार घर चले जाना मेरी तरफ से, मेरी माँ से मिल के आना। हेलो सर। यस सर। मैं आप कहाँ रहते भोपाल में? सर वही रक्षा विहार। अच्छा अच्छा। सो गाइज, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये हमारा आज का जो सेशन है, दिस इज आस्क एनीथिंग सेशन। और ये आस्क एनीथिंग सेशन का मतलब है आपको जो पूछना है मुझसे पूछ सकते हो। पढ़ाई का डाउट हो, पढ़ाई का डाउट अगर हो तो वो पूछिए। पढ़ाई के अलावा अगर और कुछ चीज पूछनी है, जैसे आलोक पूछ रहा है कहाँ रहते हो, तो ऐसी जो चीजें, जिस चीजों का आंसर किया जा सके वो चीज आप पूछ सकते हो। जिस चीज का आंसर नहीं किया जा सके पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, वो नहीं पूछ सकते हो आप। हेलो तो सर। यस आकाश। सर मैंने कुछ दिनों पहले आपसे डाउट पूछा था पर कोई रिप्लाई नहीं आया। तो आपको एक दूसरा मैसेज भी तो आया होगा, ऑडिट, एक ऑटो रिप्लाई। हाँ सर आया था, उस पे भी मैंने किया था। उस पे आपको नहीं आया था कि रिप्लाई? नहीं आया रिप्लाई। ठीक है, आप मुझे आज वापस से डाल दीजिएगा। होता क्या है, जब हमारी बैचेस शुरू होती है ना, तो सबको मैं नंबर देता हूं, तो बहुत सारे नंबर्स, बच्चों की मैसेजेस की बाढ़ आ जाती है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने पिछले 10 दिनों में अपना नंबर एक्चुअली बहुत बार दिया है। जैसे पिछली जूम मीटिंग में दिया, एक दो बार यूट्यूब पे दे दिया। तो बहुत बार बहुत सारे बच्चे ना कुछ तो भी मैसेज बस कर देते हैं, तो उसमें इतनी ज्यादा बाढ़ आ जाती है नंबर्स की, तो एक एक करके फिल्टर आउट करना पड़ता है। तो उस चक्कर में फिल्टर आउट करने में हो सकता है रह गया होगा। तो मैं देख लूंगा। आप एक बार अभी वापस से मैसेज मुझे अभी के अभी चाहो तो भेज दो, तो मैं एक बार देख लूंगा। सर मैं बताता हूँ ना आपको, क्वेश्चन बताता हूँ, प्रॉब्लम बताता हूँ। बताओ। डिविडेंड वाला कॉन्सेप्ट था। उसमें मतलब आपने बताया था प्रॉफिट अगर नेगेटिव हो जाए तो पहले रिजर्व से सेट ऑफ करना होता है। हम्म। ठीक है। और सर मान लीजिए अगर इसके अंदर प्रेफरेंस शेयर होते तो उसका डिविडेंड देना होता तो कैसे देते? नेगेटिव भी है प्रॉफिट और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी डिविडेंड देना है। हम्म। तो हम तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का नेगेटिव डिविडेंड लॉस तो और सेटअप हो इक्विटी जाएगा। वालों का डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड और इक्विटी वालों का डिविडेंड मिलाकर हम पास्ट प्रॉफिट में से देंगे। अच्छा ओके सर। तो हम्म। इसलिए सर जैसे अपने लॉस को राइट ऑफ किया था जनरल रिजर्व से, जो भी फ्री रिजर्व थे, हम्म। तो उस तरह से पहले हमें डिविडेंड को भी, जो प्रेफरेंस शेयर को उसको पहले देना होगा ना, उसके बाद ही तो चेक करेंगे इक्विटी शेयर वालों का। हाँ, तो मान लो तुम्हारा 1 लाख रुपए का लॉस है, और अभी तुमने प्रेफरेंस वालों को भी डिविडेंड नहीं दिया है और इक्विटी वालों को भी नहीं दिया है, पर तुम दोनों को देना चाहते हो। तो सबसे पहले पुराने रिजर्व्स में से यस तुम सर। अपने लॉस को सेट ऑफ कर दो। लॉस सेट ऑफ होने के बाद, ओके। लॉस सेट ऑफ होने के बाद जितने भी पुराने रिजर्व्स पड़े हैं, उनमें से तुम प्रेफरेंस डिविडेंड देना चाहते हो मान लो 50,000 का, और इक्विटी डिविडेंड देना चाहते हो मान लो सेट लेटर से 70,000 का। तो 50 और 70 हो गए 120। तो 120 का तुम्हें पुराने प्रॉफिट्स यूज करने हैं, मतलब विड्रॉ करने हैं। तो सेकंड कंडीशन जो होती है तुम्हारी मैक्सिमम विड्रॉवल, तुम उसमें 120 कर रहे हो, और वो कंडीशन चेक कर लो कि कितने विड्रॉ होने चाहिए। एट द सेम टाइम ओके। थर्ड कंडीशन भी इसी तरीके से चेक कर लो। ओके सर। ओके सर। थैंक यू सर। ओके। यस गाइस, सर बोलिए। सर एक डाउट सर मुझे मेरा भी था। डाउट है। सबसे पहले दिव्यम, दिव्यम ने बोला शुरू किया, तो सबसे पहले दिव्यम। सर मेरा ये डाउट है सर, जो कल आपने नोट्स टू अकाउंट बनवाया था उसके अंदर डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर माइनस करते हैं सर, वो कंसेप्ट बता सकते हो दोबारा? डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर माइनस करते हैं? अच्छा, आपको ये पता है कि हम डेप्रीसिएशन जब लगाते हैं तो असेट की वैल्यू गिरती है? यस सर। तो बस वही कंसेप्ट है बेटा, सिंपल सा। मैं डेप्रीसिएशन को जो है वो WDV से लेस कर रहा हूँ। एक बात बता मुझे बेटा, मान ले मेरी असेट है 1 लाख रुपए की, और मैंने फर्स्ट ईयर डेप्रीसिएशन लगाया 10,000 का, तो मुझे बता नेट वैल्यू कितनी बची? सर एक बार रिपीट करना, 1 लाख की थी वैल्यू, 10% डेप्रिसिएशन लगाया। तुमने मुझे सुना नहीं। 1 लाख की असेट की थी और 10,000 का डेप्रिसिएशन था, तो कितनी नेट वैल्यू बची? 90। 90,000 बची। ठीक है। यस सर। हाँ, तो 90,000 बची, फर्स्ट ईयर के एंड में बची। यस सर। अब सेकेंड ईयर में ये 90,000 क्या हो जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। यस सेकेंड सर। सेकेंड ईयर में 90,000 क्या हो जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग तो बैलेंस। वो जो ओपनिंग बैलेंस 90,000 है वो ये है, ओके वो सर। ये है। और जो तुम करंट ईयर में फिर से मान लो यस सर। डेप्रिसिएशन लगा रहे हो 10,000 का, फिर से डेप्रिसिएशन लगा रहे हो 10,000 का, तो अब बताओ असेट की वैल्यू अब रिमेनिंग कितनी बचनी चाहिए?
9,000 लगा के सर 81 बचनी चाहिए। हाँ तो बस ये 9,000 है, ये ओके उसी सर। की जैसा 9,000 है। तो ये ओपनिंग वैल्यू है असेट की, ये कहीं ना कहीं असेट की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है, और ये डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर है। तो डेप्रिसिएशन तेरे ड्यूरिंग द ईयर को ओपनिंग बैलेंस से माइनस करेगा तो तेरा क्या होगा, तेरे असेट की रिमेनिंग क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगी। ओके सर। ये वही है। ओके सर, क्लियर। यस। और कौन था, अभी कोई लड़की थी शायद। यस सर, मैं थी। यस अंजलि बोलिए। सर मेरा दो डाउट था। एक आपने बोला था कि बोनस इशू जो है वो हम लोग सीआरआर से यूज करते हैं, तो उसको हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट ना थोड़ा सा मेरे को क्लियरली समझ में नहीं आया था, तो आप एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा तो अच्छा होगा। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ओके। ये बैलेंस शीट है, ये इक्विटी कैपिटल है, और यस सर। और ये रिजर्व्स है। अब तुम्हें इस रिजर्व को प्यार से जो भी बोलना है वो बोल सकती हो। इसके अंदर तुम बोलो सीआरआर पड़ा है, इसके अंदर जीआर पड़ा है, इसके अंदर तुम पीएनएल पड़ा है। तो जो जो तुम्हारी इच्छा हो वो तुम अपने नाम उसको नाम दे दो, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये 5 लाख रुपीज है। कुल मिला के अभी बैलेंस शीट के अंदर इन दोनों को मिलाकर कितना हो रहा है? 15 लाख। 15 लाख। अब जब हम बोनस इशू करते हैं तो हमारी एंट्री पास होती है रिजर्व्स अकाउंट डेबिट। अगेन रिजर्व कोई भी हो सकता है, जो नाम लेना चाहो। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मान लो मैं बोनस इशू कर रहा हूं 1 लाख रुपीज का, तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल, तो रिजर्व आपका 1 लाख, इक्विटी कैपिटल 1 लाख। अब अगर मैं ये बैलेंस शीट वापस से बनाऊं, ये बैलेंस शीट के बाद अब मैं इस एंट्री का इफेक्ट डालूं, तो इक्विटी कैपिटल कितना हो जाएगा अंजलि? पहले इक्विटी कैपिटल 10 लाख था, अब और इक्विटी 10 का कैपिटल -1, 9। नो नो नो, 11। हाँ, क्रेडिट क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, बस क्रेडिट बैलेंस यहां पर 11। मैं तुम लोगों को पॉइंट आउट करना चाहता हूं, क्रेडिट बैलेंस सबको 11। सबको, अंजलि आपको नहीं, सबको, कि हाथ सर जोड़ से रिपीट करना एक विनती। बार। मैं रिपीट करने से पहले मुझे विनती करने दो, मैं रिपीट तो कर लूंगा, मेरी हाथ जोड़ के ठीक है विनती है। सर। इन चीजों को लेकर आप लोगों को थोड़ा सा खुद से मेहनत करनी है। हम्म। इन चीजों को लेकर आपको मेहनत करनी है, बिकॉज ये इंटर के अंदर सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर आपको ये डेबिट क्रेडिट पर काम करना पड़ेगा। बस यही पॉइंट मैं शायद हर क्लास में थोड़ा थोड़ा करके बोलता रहता हूं। आप लोगों को डेबिट क्रेडिट पर प्रॉब्लम है, आपको काम करना पड़ेगा। और इसका इलाज Yes। आपको खुद के लिए है, मतलब हर चीज फैकल्टी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकती। हर चीज हम फैकल्टी के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। कमिंग टू द पॉइंट, पता नहीं किसी बच्चे ने बोला रिपीट कर देना, मैंने सिर्फ इतना बोला कि ये बैलेंस शीट है जिसमें इक्विटी कैपिटल और रिजर्व्स है, और बोनस इशू दिया है मैंने 1 लाख का, जिसकी मैं एंट्री पास कर रहा हूं रिजर्व्स टू इक्विटी कैपिटल। तो मैं बोल रहा हूं कि अब मेरे इक्विटी कैपिटल कितने हो जाएंगे, तो मेरे 11 इक्विटी लाख। कैपिटल हो जाएंगे 11 लाख, और मेरे रिजर्व्स कितने हो जाएंगे? रिजर्व्स कितने हो जाएंगे? 4। रिजर्व्स हो जाएंगे 4 लाख। स्टिल देखो आपका इफेक्ट, नेट इफेक्ट कितना आ रहा है? 15। पहले भी नेट इफेक्ट कितना आ रहा था? 15। तो क्या आपके बैलेंस शीट पर कोई एक्चुअल में असर पड़ा? नहीं। क्या नो। आपके नेट असेट पे कोई असर पड़ा? नेट असेट, इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस मैंने बेसिक्स के अंदर सिखाया हुआ है। तो क्या आपकी नेट असेट पर कोई असर पड़ा? नहीं। तो सिर्फ क्या असर पड़ा? आपने सिर्फ अपने रिजर्व्स को माइनस करके उसको इक्विटी में पहुंचा दिया। आपका वो 1 लाख रुपए पहले रिजर्व्स में था, अब वो यहां से हटकर इक्विटी में चला गया। तो इस वर्ड को कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन रिजर्व। रिजर्व रिजर्व्स। का नाम बदल के इक्विटी कैपिटल कर देना, कपड़े बदल देना, इंसान वही है, ये भी नेट असेट है, ये भी नेट असेट है, बस कपड़े चेंज कर देना। पहले इसको रिजर्व के कपड़े पहनाए हुए थे, अब हमने इसको कैपिटल का कपड़ा पहनाया हुआ है, अल्टीमेटली ये है वही। यस, अंडरस्टूड। ठीक है। सर तो एक और। यस बोलिए, आगे बोलिए। हाँ तो सर एक क्वेश्चन था, और क्वेश्चन नंबर
207A का, जिसमें आपने ओन डिबेंचर्स को बायबैक करने का बोला था। एक सेकेंड आप, तो उस एक सेकेंड ना, मुझे आवाज थोड़ी कम आ रही है क्योंकि बगल में ना एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उस वजह से मुझे बच्चों की आवाज थोड़ी कम आ रही है। हाँ, वापस से बोलिए। सर एक क्वेश्चन था 207A, जो ओन कैपिटल को वो ईसॉप एंड ओन कैपिटल को कैंसिल करने वाला जो ओन डिबेंचर्स को था। तो उसमें मेरा ये क्वेश्चन है कि सर जब मैंने वर्किंग किया था तो वो दोनों एंट्री मैंने बाद में किया, कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स एंड ईशॉप, तो उसके वजह से मेरा सिक्योरिटीज प्रीमियम मैंने उसको कंसीडर नहीं किया था पहले। मेरा सिक्योरिटीज शॉर्टेज था और इसीलिए मैंने जब प्रीमियम ऑन बायबैक को सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करने को कहा तो मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम अवेलेबल ज्यादा नहीं था, तो मैंने जीआर को अवेलेबल कर दिया, मतलब यूज कर दिया। और आपने क्लास में बोला था कि जो सिक्योरिटीज प्रीमियम जो ईसॉप से आ रहे हैं उसको हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर द राइट अप ऑफ द प्रीमियम ऑन बायबैक। हम्म तो सर पहले इसका मतलब कि वो दोनों एंट्री पहले करूंगी तब जाके मेरा सिक्योरिटीज प्रीमियम में बैलेंस बढ़ेगा और तब जाके मैं प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ कर सकूंगी। यस। वो बाद में करने से सही नहीं होगा ना, मतलब वर्किंग सारी गलत हो जाएंगी और एंट्रीज भी गलत हो जाएगी। गलत तो नहीं होंगी, देखो इफेक्ट तो सेम आएगा, बट हो सकता है आपका एक आध मार्क कट जाए। जो होना चाहिए उसमें बस ये है कि जहां सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करके आपको एक दो मार्क बढ़ सकते थे, वहां यूज ना करके आपके हो सकता है वो एक दो मार्क गिर जाए। ओके सर। तो अंजलि, मैं इसमें अपनी तरफ से अब कुछ बोल दूं इसमें? हाँ सर। हाँ, समरी नोट्स बनाए हैं अंजलि? समरी नोट्स बनाए आपने? सॉरी सर, मेरा फोन आ गया था तो आवाज नहीं आई थी आपकी। समरी नोट्स बनाए हैं आपने? हाँ सर, मैंने बनाया है। तो समरी नोट्स का रेलेवेंस यही है बेटा, कि हम समरी नोट सिर्फ जय सर की कॉपी पेस्टिंग नहीं करने वाले। दिस इज अ समरी कम मिस्टेक बुक। नाउ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और बाकी बच्चों को भी ये सुनना पड़ेगा कि जब भी आपको ऐसे कोई नए पॉइंट्स मिलते हैं तो उस चैप्टर के अंदर जाके, उसके अंदर मान लो आपने अभी तक 15 पॉइंट्स लिखे हैं, 20 पॉइंट लिखे हैं, तो आपको एक एडिशनल पॉइंट डाल के लिखना है कि क्वेश्चन 207 में ऐसा ऐसा हुआ था, तो अगर कभी ऐसा होगा तो पहले मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करना है ताकि मेरा क्वेश्चन गलत ना हो। दैट इज योर समरी कम मिस्टेक बुक। ओके सर। तो अब ये अंडरस्टूड। आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जहां जहां आप लोगों को ऐसे क्लैरिफिकेशंस मिल रहे हैं बाद में, सिर्फ जूम मीटिंग के थ्रू नहीं, रेगुलर क्लासेस के थ्रू, उस बेसिस पर आप अपनी समरी बुक में, आपकी समरी बुक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं वो लिखवाऊंगा जो मुझे लिखवाना है। पर मैं मान लो 1000 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो मैं 1000 के 1000 बच्चों का दिमाग नहीं पढ़ सकता कि उन्होंने क्या क्या गलती की होगी। हाँ, जनरल गलतियों तो मैंने पढ़ ली है और अपनी किताब में लिख ली है और अपनी रिजर्व अपनी बुक में लिख के मैंने आपको समरी बुक में लिखवा ली है। तो आपको ये खुद से मेहनत करनी है सभी बच्चों को, कि जहां जहां यू यू फाइंड कि हाँ ये पॉइंट ना नया लगा मुझे, या ये पॉइंट मुझे परेशान कर सकता है, तो मैं इसको लिख लेती हूँ। तो सभी बच्चे करेंगे इस पे? ओके सर। सभी बच्चे हाँ सर। करना पड़ेगा आप सबको। यस ठीक है? सर। ओके। तो मेरे डाउट्स हो गए सारे क्लियर। ओके थैंक अंजलि। यू। ओके। यस। यस, हु इज सर। द नेक्स्ट वन? यस सर। बोलिए। और सर आपने जो बायबैक में जो तीन कंडीशंस थी जिसमें लिखवाया था बायबैक इफेक्ट पे रिडक्शन फ्रॉम फेज ऑफ वगैरह ये सब, तो वो सब पूरा लिखना पड़ेगा या फिर सिर्फ नंबर से काम चल सकता लिखना पड़ेगा मतलब? है? सर जैसे कि रिडक्शन फ्रॉम कौन सा सोर्स से रिडक्शन हो रहा है वो सब लिखे थे ना? मतलब वो वर्किंग की बात कर रहे हो? जी सर। नहीं, जब अगर आप सफिशिएंट वर्किंग बना रहे हो तो अलग से थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। आप उसी वर्किंग में छोटा सा शॉर्ट में लिखोगे कि भाई ओवरऑल रिडम्पशन इतना है, इसका फेस वैल्यू इतना, आउट ऑफ फ्रेश इशू प्रोसीड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स वॉट। तो वही वर्किंग में ही जो आपको जैसा मैंने सिखाया है, अलग से लिखना मैंने सिखाया नहीं है, तो इसका मतलब अलग से लिखने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है मंशु? तो यस सर। ओके, हु इज द नेक्स्ट वन? सर मैं ये पूछ रहा था कि आपने कल डेटर्स वाला कराया था ना क्लास में? बेड डेट्स?
हाँ तो आपने बैलेंस शीट में, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जैसे 9,000 था बैड डेब्ट्स, तो आपने नेक्स्ट ईयर के P&L में उसे भी प्लस कर दिया था, वो क्यों किया था? लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में? आपने कल एग्जाम्पल नहीं कराया था, क्लास एग्जाम्पल, जिसमें बैड डेब्ट्स 9,000 लिए थे, उसके बाद नेक्स्ट ईयर के में 5 तो आपने वो टोटल लिख दिए थे। आप मुझे बताइएगा आप किसकी बात कर रहे हैं? आप बैड डेट, बैड डेट। हाँ, आप ये बोल रहे हैं ईयर वन में बैड डेट 12,000 थे, हाँ जी, हाँ जी, 12,000 थे। तो मैंने वो माइनस कर दिए, 488 हो गए। डेटर्स में से 5 लाख में से 12,000 गए। नहीं, वो तो हो गए, आपने नेक्स्ट ईयर की एक बैलेंस वो ऊपर है या आने तो। दो, आने दो, आने दो, आने दो, मुझे आने दो। हम्म, फिर नेक्स्ट ईयर में आपके डेटर्स 6 लाख के थे, हाँ हाँ। और ये बैलेंस शीट में नए डेटर्स आ गए, नए बैड डेट्स आ गए सेकेंड ईयर में। हम्म, और ये यही। और ये एडिशनल बैड डेट्स थे 9,000। जी, तो हाँ। आपने इसमें P&L में टोटल कर दिया था ना 13, वो पूछ रहा हूँ कि नहीं, जैसे 13 का, 5,000। 13 का 5 और 9, 14। हाँ सॉरी, 14, तो आपने हाँ। वो 14 कर दिए थे उसमें, तो जैसे पुराने वाले तो पहले ही हो गए होंगे, पिछले साल ही। ओ भाई, ओ भाई भाई, पुराने वाले तो 12,000 थे ना। अच्छा। नए वाले तो, ये तो करंट ईयर में तो नए आ गए ना, 5 और 9। ओके सर, ओके। 12,000 तो पुराने वाले ना, पिछले साल थे ना। तेरे को यहाँ पर कोई 12,000 नीचे दिख रहा है क्या कहीं पर भी? तेरे को 12,000 कहाँ है? ये कहाँ है 12,000? किधर है 12,000 तो 12,000? नहीं है फिर सर, कभी 12,000 में से जैसे 7,000 आ गए हो, 5,000 बच रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है कभी। मतलब तुम अपनी एक सिचुएशन बना रहे हो कि तुम बोल रहे हो सर मान लो यहाँ 7,000 होता, तो सर मैं तो कंफ्यूज हो जाता कि सर ये 12,000 ये वही तो नहीं है, ऐसा। हाँ हाँ, यही यही। तो उसके लिए तुम्हारे अकाउंटिंग कंसेप्ट तुम्हें बेटा ठीक करने पड़ेंगे। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो भी एक्सपेंसेस होते हैं और जो भी इनकम्स होती हैं, वो जिस साल की होती हैं उसी साल के P&L में जाके मर जाती हैं। अगर अगले साल कोई बैड डेट आया है, वो उसी साल का नया वाला है, उसका नाता पिछले साल से नहीं है। ये तुम्हारे अकाउंटिंग कंसेप्ट पे निर्भर समझ करता गया, सर समझ गया, समझ गया। है। थैंक यू सर। ओके। यस, यश का हो गया। नेक्स्ट, हुज वन? और हुज द वन? सर मैं और ये पूछ रहा था, जैसे आप कंडीशन लिखवाते हो, तो उसमें पूरी वो लाइन भी लिखनी है? मार्क्स चाहिए पूरे? मार्क्स सर चाहिए। तो बस उसका मैं जवाब कुछ नहीं दे सकता मैं। ओके। अच्छा, आप मुझे बताओ, मैं टाइम पास करवा रहा हूँ क्लास में? सर टाइम पास तो नहीं करा रहे, वो बस। मैं पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप ये सब चीज सोचने पूछने से पहले, पूछते टाइम ये भी सोच सकते हो कि यार ये सर क्यों करवा रहे हैं, सर क्यों करवा रहे हैं, क्या ये जरूरी होगा? हाँ, तो ही सर करवा रहे हैं। तो मुझे लगता है फिर ऐसे डाउट्स मन में आएंगे ही नहीं कि सर वो हमें भी करना है। ऑब्वियसली मैं करवा रहा हूं, तो आपको भी करना है। कुछ ऐसा होगा तो मैं उसी टाइम पे डिस्क्लेमर दे दूंगा कि नहीं, ये तुम मत करो। ये बस मैंने तुम्हें समझाने के लिए किया है, जिसको मैं बोलता हूं ओफू। मैंने अभी ओफू बताना शुरू किया था क्या? यस यस। ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग करके। यस, बताया था सर। हाँ, तो मतलब वो मेरा काम है, मैंने अगर मान लो अलग से बोल दिया कि नहीं नहीं ये चीज तुम्हें नहीं करनी, ये बस मैं तुम्हें अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा हूं, तो ठीक है। पर अगर मान लो मैं कोई फॉर्मेट फॉलो कर रहा हूं, मैं किसी तरीके से सॉल्व कर रहा हूं, तो स्टूडेंट को बिना कुछ फालतू चीज सोचे वैसी की वैसी फॉलो करनी पड़ेगी। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। यस। और सर, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, कुछ बच्चे चैट पे लिख रहे हैं, तो मैं पहले उनको भी पहले देख लूं। अच्छा, एक ही बच्चे ने लिखा है, सोहम बायबैक पूरा रिवाइज किया, थैंक्स टू यू, थैंक यू सो मच। सर प्रोविजन फॉर मन, प्रोविजन फॉर मन, अगर आप अपना डाउट पूछो ना तो या तो ऑडियो से पूछो, और अगर ऑडियो में आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आपने मुझे डायरेक्ट मैसेज किया है जो दूसरों को नहीं दिख रहा है। आप मैसेज टू एवरीवन का एक ऑप्शन होता है मन, क्या होगा, नहीं तो बाकी लोगों को ये पता ही नहीं चलेगा कि कौन बच्चे डाउट पूछ रहे हैं।
चैट पे। तो जो भी बच्चे अगर चैट पे कुछ लिख रहे हैं ना, तो डायरेक्ट मैसेज मत करिए प्लीज, आप मैसेज टू एवरीवन करिए ताकि लोगों को भी दिखे। सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सोल्ड असेट का लेस होगा टिल डेट, एंड वापस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर में वापस ऐड करना होगा नोट्स। हाँ हाँ, क्योंकि सोल्ड असेट का प्रोविजन चला गया, क्योंकि असेट गई तो उसका प्रोविजन खत्म। पर जो बची हुई असेट है उनका तो प्रोविजन और बढ़ता जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन लगाया है मन। ठीक है, रिप्लाई कर दीजिएगा आपको समझ आया तो। यस, अभी वापस आते हैं जो बच्चे ऑडियो में कुछ पूछना चाह रहे थे। यस, हु इज द वन? हेलो सर। सर मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था उससे, तो आप कोई क्वेश्चन ड्राफ्ट कर सकते हो। क्या बोल रहे हैं बेटा? मैंने क्वेश्चन पूछा था ना सबसे सर जी, अभी थोड़ा डिविडेंड वाला। आप क्वेश्चन ड्राफ्ट कर सकते हो उसका कोई। बोलिए, बताइए। अ, आप करिए ना सर जी, अभी मैंने एक डाउट लिया था ना सबसे पहले, तो मुझे उसका क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, मैंने किताब में देखा कोई क्वेश्चन ही नहीं है। आपका डाउट क्या था? लॉस भी है, डिविडेंड मतलब डिविडेंड भी देना है इक्विटी शेयर को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, करंट ईयर और में, लॉस भी है। करंट ईयर में नेट लॉस है 1 लाख का, ओके सर। और ओल्ड फ्री रिजर्व्स रखे हुए हैं 8 लाख के। पेड अप कैपिटल रखा हुआ है 10 लाख का। हम प्रेफरेंस डिविडेंड बांटना चाहते हैं 50, इक्विटी डिविडेंड बांटना चाहते हैं कितना? 70। अब करंट ईयर के लॉस से तो नहीं कर पाएंगे, तो यस सबसे सर। पहले हमें रिवाइज्ड फ्री रिजर्व निकालने हैं। ये जो फ्री रिजर्व है 8 लाख, इसमें से मैं क्या क्या करूंगा? 8 लाख में से मैं 1 लाख के लॉस को माइनस कर दूंगा, और प्रेफरेंस डिविडेंड को मैं बांट सकता हूं, उसके लिए कोई कंडीशंस नहीं है, तो मैं प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस कर दूंगा। अब मेरे रिजर्व्स कितने बच गए? 1.5 लाख चले गए, तो मेरे रिजर्व कितने बच दो गए? 2 लाख, 6,50,000। 6,50,000। ये रिवाइज्ड फ्री रिजर्व आ गए मेरे पास। अब जो मैं कंडीशंस करता हूं, कंडीशन 2, 1 तो वो एवरेज वाली है बस सिंपल। तो कंडीशन 2 में मैं करता हूं मैक्सिमम विड्रॉवल। मैं कितना कर सकता हूं? तो मैक्सिमम विड्रॉवल हम कैसे करेंगे? मैक्सिमम विड्रॉवल होता है आपका 10% ऑफ पेड अप कैपिटल, जो कि है 10 लाख, प्लस फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व ये वाले 6.5 लाख। तो कितना हो रहा है? 1650 इंटू 10%, मतलब 165। मैं मैक्सिमम विड्रॉवल 165 कर सकता हूं? नहीं, मुझे इतना करना ही नहीं है, मुझे तो इक्विटी डिविडेंड देना है 70,000, मुझे तो इतना विड्रॉवल चाहिए। मैं एक्चुअल विड्रॉवल चाहता हूं, एक्चुअल विड्रॉवल रिक्वायर्ड मैं चाहता हूं 70, तो मेरी कंडीशन फुलफिल हो गई। समझा? ओके सर। कंडीशन 3, बैलेंस रिमेनिंग इन रिजर्व्स। रिजर्व्स में बैलेंस रिमेनिंग कितने बचेंगे? 6.5 में से अगर मैंने 70 हटा दिए तो कितने बचेंगे? बैलेंस रिमेनिंग रिजर्व्स एक्चुअल कितने बच रहे हैं? 6.5 में से 70 गए तो 580 बच रहे हैं। यस सर। और रिक्वायर्ड कितने बचने, कितने चाहिए? बचने चाहिए आपके 15% ऑफ पेड अप। पेड अप का 15%, पेड अप कितना है? 10 लाख। दस 10 लाख लाख का 15% कितना होता है? 1.5 लाख। 1.5 लाख मिनिमम बचने चाहिए, एक्चुअल बच रहे हैं 580, ये भी कंडीशन फुलफिल्ड। मतलब मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड देना था, वो तो मैंने पहले ही दे दिया, मैंने तो रिजर्व, पुराने रिजर्व से माइनस कर दिया। पर मैंने इसके लिए कोई कंडीशन फुलफिल नहीं की। जो भी मैंने कंडीशन लिखवाई है वो इक्विटी वालों के लिए लिखवाई है, प्रेफरेंस वालों के लिए कोई कंडीशन फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है आकाश, डन। डन सर, डन सर, ग्रेट सर। नेक्स्ट। हेलो सर।
हाँ जी। सर मैं ऐसे पूछ रहा था, आपने कल जो पीएनडल में फाइनेंस कॉस्ट लिखवाया एक था। सेकंड, एक सेकंड बच्चों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आलोक, सिमरन, आप डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं बेटा, प्लीज। चैट पे एक ऑप्शन होता है, जब आप चैट कर रहे हो तो उसके जस्ट ऊपर देखिए आप चैट किसको कर रहे हैं, टू करके एवरीवन करिए प्लीज। टू करके एवरीवन या टू करके मीटिंग ग्रुप चैट पे कर दीजिए। आप डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं तो आपका मैसेज मुझे तो दिख रहा है पर बाकी लोगों को नहीं दिख रहा है। चलिए सर हाँ। मेरा डाउट नहीं है, मेरा जनरल क्वेश्चन। हाँ बोलिए ना, बोलिए बोलिए। सर वो आपको मैसेज किया है, मतलब अभी सबके आप डाउट ले रहे हैं ना, इसीलिए फिर मैंने आपको सिर्फ पर्सनली मैसेज कर नहीं बेटा, मुझे याद नहीं है जो आपने नाम लिखा है ना, ये वाला जिन बच्चे का आप नाम लिख रहे हो, मुझे ध्यान नहीं आ रहा बेटा, है ना। पर अभी क्या है बेटा, प्लीज, अभी डाउट सेशन चल रहा है ना, तो उसके बीच में ये वाली चीज थोड़ा सा सही नहीं रहती। आप वो लास्ट में पूछ लीजिए, है ना। अभी क्या है, वो जी लिंकिंग लिंक लिंक लग चुकी है अभी सबकी, कि अपन डाउट 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 खेल रहे हैं। तो आप कोई पर्सनल चीज पूछ रहे हो कि आप सर इस व्यक्ति को जानते हो क्या, तो वो थोड़ा सा अलग हो गया। हाँ बोलिए बाकी बच्चे। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर मैं ऐसे पूछ रहा था, आपने कल जो पीएनडल में फाइनेंस कॉस्ट लिखवाया था, पी एंड एल तो में अपन फाइनेंस जब कॉस्ट, हाँ। तो अपन जब इक्विटी शेयर का बाईबैक करते हैं या प्रेफरेंस शेयर का रिडीम करते हैं प्रीमियम पे, तो वो भी फाइनेंस कॉस्ट में नहीं, जाएगा क्या? नहीं, नहीं, डिविडेंड फाइनेंस कॉस्ट नहीं होता। मैंने आपको ये बताया हुआ है, आपने मेरी क्लासेस अटेंड की होंगी तो आपको बताया हुआ है कि डिविडेंड क्या कंपनी के लिए खर्चा है। सर डिविडेंड नहीं, जैसे अपन ने बाईबैक किया प्रीमियम पे। इक्विटी के रिस्पेक्ट में या शेयर कैपिटल के रिस्पेक्ट में जो भी खर्चे होते हैं वो फाइनेंस कॉस्ट नहीं होता है। फाइनेंस मतलब उधारी, मतलब लोन। सुना होगा ना, बजाज फाइनेंस, आप हम्म। ये ले लो फाइनेंस कर देंगे, मतलब क्या, लोन। तो फाइनेंस का मतलब होता है लोन। तो लोन से रिलेटेड खर्चा। अब मुझे बताओ, इक्विटी कैपिटल आपका लोन है? नहीं। नहीं। प्रेफरेंशियल कैपिटल लोन है? नहीं। नहीं। कैपिटल से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं वो आपके फाइनेंस कॉस्ट नहीं हो सकते। ठीक है सर। और सर कोई एसेट एक्वायर की तो? सॉरी। एसेट एक्वायर की अपन ने, हाँ। तो उसकी कॉस्ट फाइनेंस कॉस्ट में जाएगी या अदर एक्सपेंस में? असेट एक्वायर करना फाइनेंस होता है क्या? नहीं सर। फिर नहीं जाएगी। आपने ठीक मशीन है। खरीदी तो आपने फाइनेंस कॉस्ट किया क्या? नहीं। हाँ, अगर लोन लेके मशीन खरीदा तो उस लोन पे जो इंटरेस्ट लगा वो फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा। ठीक है मशीन सर। खरीदा तो मशीन तो बेटा बैलेंस शीट में जाती है ना। हाँ सर। ठीक है सर। देखो बेटा, हर चीज मैं इस सबको बोलूंगा, रौनक को नहीं, सबको। हर चीज के पहले अपने आप को उसके इफ एंड बट में लेके आओ और उसके बाद अपने उसके जवाब खोजने की कोशिश करो थोड़ा सा। इसको बोलते हैं सेल्फ एनालिसिस करना। मैंने बचपन में बहुत किया है, मैंने बहुत सेल्फ एनालिसिस किया है कि यार अगर ऐसा हो तो फिर उसका जवाब भी खुद से ढूंढने की कोशिश करो। खुद से ढूंढने को नहीं मिल रहा, आप यू गाइज आर सो मच ब्लेस्ड। पता है आप इतना ब्लेस्ड हो, अभी अभी की जनरेशन, आप जेंजीज हो, यू गाइज आर सो मच ब्लेस्ड। यू हैव एवरीथिंग इन योर फोन। यू हैव चैट जीपीटी, यू हैव एआई टूल्स। चैट जीपीटी की एक छोटी सी ऐप अगर आपने सिंपल सी डाउनलोड कर ली और आपने चैट जीपी में लॉगिन करके उससे कुछ भी पूछ लिया, जो भी अभी ये रौनक ने पूछा या जो भी वो बहुत ही जनरल सेंस में कुछ भी पूछा, आप चैट जीपीटी को पूछो और आपको वो आपके हिसाब से जवाब देगा। आप उसको बोलो नहीं मेरे को नहीं समझा, मेरे को फिर से समझा, समझा इजी लैंग्वेज में, मेरे को ऐसे समझा, मेरे को वैसे समझा, चैट जीपीटी आपसे उस तरीके से आपको जवाब देगा। बट आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है सबसे कि पढ़ाई के अलावा या पढ़ाई के साथ साथ अगर आपको ऐसे जनरल डाउट्स आते हैं ना, जनरल, जहां आपको लगता है कि यार इसमें मैं अपनी थोड़ी सी मेहनत कर सकता हूं, इसमें मैं थोड़ी अपनी मेहनत कर सकता हूं, खुद से मैं इसमें फाइंडिंग्स कर सकता हूं, खुद से रिसर्च कर सकता हूं, उससे मेरा ही इंप्रूवमेंट होगा, आई वुड टेल यू कि डू दिस। एक बार करो, उसके बाद आपको अगर प्रॉब्लम वहां अभी भी सॉल्व नहीं हुई है तो आपके लिए आपका भाई बैठा है। बट ये करके देखिए, बिकॉज कितना टाइम लग जाएगा आपको ये एक्टिविटी करने में। आप
मैच वगैरह देख रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपने वो चीज लिख दी, आपने वो चीज फाइंड आउट कर ली, जो भी आपके दिमाग में चल रही है वो आपने उसको लिख दिया, आपने उससे आंसर ले लिया। हो सकता है कुछ क्लैरिटी आए, हो सकता है क्लैरिटी नहीं आए, पर उससे आपका इंप्रूवमेंट डेफिनेटली बढ़ेगा। तो यूज दीज एआई टूल्स। चैट जीपीटी इज अ वेरी वेरी बेसिक थिंग। आप ऐप डाउनलोड करना और आप कुछ भी चैट जीपीटी से पूछना जो आपके मन में चल रहा है, मैं आपको बोल रहा हूं आपको हेल्प होगी। यस, नेक्स्ट। Good morning, sir. सिद्धांत। Sir, am I here? Sir, I want to score 90 plus in advanced accounting. Could you please guide me on what's better? Siddhant, everyone wants to score 90 plus in advanced accounting. So Yes, basically, exactly. if I guide, then I should I not guide should you only. I should guide everyone. follow daily. How One more thing, your voice is not perfectly should I audible. structure my preparation, including concepts Your voice is and not tone? perfectly audible, Siddhant. Your voice is breaking. आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। योर डाउट वॉज जस्ट यही ना कि 90 प्लस स्कोर करना है, तो मुझे बताओ। Yes, sir. तो द सिंपल थिंग इज, नंबर वन, इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस। इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस। नंबर टू, आज जो भी मैंने गाइड किया, आज के दिन में जो भी मैंने गाइडेंस दिया, नंबर टू इज जो गाइडेंस दिया वो अगर 9 मंथ्स तक फॉलो हुई तो 90 आ जाएंगे। आज अगर सुन के इग्नोर कर दिया तो भी 90 नहीं आएंगे। Okay. मैं बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूं, एक्चुअली क्या है ना, हमारे वर्ड्स की बहुत कीमत है, हमारे ओपिनियन की बहुत कीमत है। मैं ये समझता हूं, हम अगर कुछ बच्चों को समझा रहे हैं, अगर बच्चा खुद से आके पूछ रहा है या हम खुद से समझा रहे हैं कि ऐसा करो वैसा करो, हमें पता है कि उसका 20% स्टूडेंट्स ही फॉलो करते हैं, 80% स्टूडेंट्स फॉलो नहीं कर पाते बेचारे, किसी न किसी रीजन से। तो ये 80% फॉलो नहीं कर पाते, तो फिर हमें लगता है कि यार जो 20% कर पा रहे हैं उनके लिए अगर बोलना है तो हम उनको अलग से भी बोल सकते हैं। गाइडेंस सिंपल सी ये है, पहली बात तो वन डे प्रोसेस नहीं है, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर दिस। एवरीवन वांट्स टू स्कोर 90। हर किसी को Yes, sir. 90 चाहिए, हर किसी को रैंक चाहिए, चाहिए सबको। तो क्या करना है, वही आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वही घिसी पिटी बातें। नंबर वन, कंसिस्टेंसी। नंबर वन इज कंसिस्टेंसी। पढ़ाई हर कोई करता है, पढ़ाई एवरीवन इज डूइंग इट्स बेस्ट। हर कोई व्यक्ति अपने पिछले दिन से वो अपना बेस्ट कर रहा है। यहां पर कोई भी बच्चा हो, जितने भी बच्चे मुझे यहां पर दिख रहे हैं, हर बच्चा ये जानता है कि मैं मेहनत कर रहा हूं। एटलीस्ट मैं अगर अपने आप को ही कंपटीशन में देखूं तो मैं कल से मैं आज बेहतर हूं, हर बच्चा समझता है। तो मेहनत तो हर कोई कर रहा है, तो फिर 90 सबके क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वो बच्चा मेहनत 2-4 दिन कर रहा है फिर भूल जा रहा है, फिर वो मेहनत नहीं कर रहा है, फिर 2-4 दिन कर रहा है फिर मेहनत नहीं कर रहा है। नंबर वन इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी किसमें? कंसिस्टेंसी इन वॉचिंग द लेक्चर्स। अगर मुझे 30 जून तक ग्रुप 1 खत्म करना है तो करना है, बात खत्म हो गई। मेरे सामने कोई भी इफ एंड बट नहीं आना चाहिए ना, वॉट एवर द रीजन कुड बी, वॉट एवर द रीजन कुड बी, मेरे सामने कोई रीजन नहीं आना चाहिए। एवरी डे आई नीड टू वॉच द लेक्चर। कंसिस्टेंसी इन रिस्पेक्ट ऑफ होमवर्क। एवरी डे आई नीड टू गिव 2 to 3 hours, देना है मतलब देना है। नाउ आई एम सेइंग 2 to 3, समटाइम्स 2, समटाइम्स 2.5, समटाइम्स 3। एवरी टाइम आई नीड टू गिव टेस्ट। जब जब टेस्ट सर लेंगे मुझे देना ही है। तो the only thing you should have to achieve the rank, to achieve 90 plus in advanced account is consistency, और कुछ नहीं। और मुझे लगता है कि ये सबको पता है। what I say, what I feel, everyone knows this now। एज ए स्टूडेंट, अगर मैं भी स्टूडेंट हूं तो मेरे मन में भी क्यूरियोसिटी होगी कि यार सर कुछ नया बताएंगे तो सुन लेता हूं। मैं नया क्या बताऊं आपको? मैं वही बता सकता हूं जो हमें हमारे रैंकर्स बताते हैं, मैं वही बता सकता हूं जो हम बच्चों को देख देख कर सीखते हैं कि यार इसने तो यार वाकई में किया, यार इसने ऐसा किया इसीलिए इसका हो गया। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है जिनके कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं थे शुरू के 1 मंथ में, कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं थे, पर उनके भी 80s 90s में आए हैं बिकॉज दे वर कंसिस्टेंट। उन्होंने कभी अपना होमवर्क स्किप नहीं किया।
होमवर्क नहीं था तो वो ओवरव्यू जरूर करके आते थे रोज। उन्होंने कभी अपना लेक्चर स्किप नहीं किया। दे वर रेगुलरली अपडेटेड विद द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ उन्होंने वो जो एक गठान होती है वो गठान तोड़ी नहीं, उन्होंने वो बांध के रखी, अपने आप को सब्जेक्ट के साथ बांध के रखा। ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जिस दिन उन्होंने पढ़ाई नहीं की। तो द ओनली थिंग इज डियर कंसिस्टेंसी, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू गाइज आर वेरी न्यू टू द सिलेबस इंटरमीडिएट। मैं तुम्हें दो तीन बातें और बता सकता हूं पर अभी नहीं, शायद इसका समय नहीं आया। इसका समय आएगा 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, जब मैं तुम्हें कंसिस्टेंसी के अलावा बताऊंगा कि ये भी करना चाहिए, पर उस चीज की इंपॉर्टेंस तुम नहीं समझोगे। अभी तुम्हें सिर्फ एक ही चीज की इंपॉर्टेंस समझनी है, विच इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। समझ गए? थैंक यू सर। हेलो सर। यस प्रिंस। सर वो स्टडी रिलेटेड डाउट पूछना था, पूछ सकता हूँ यहाँ पे? पूछे ना प्रिंस। सर वो जब आपने बायबैक का चैप्टर करवाया तो उसमें आपने फ्री रिजर्व में सिक्योरिटीज प्रीमियम लिया, लेकिन जब आपने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का करवाया तो फ्री रिजर्व में सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं लिया। तो ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, मैंने व्हाट्सएप पे जब भी पूछा लेकिन मुझे रिप्लाई नहीं मिला। मैंने बायबैक के चैप्टर में लिखवाया था कि सिक्योरिटी प्रीमियम फॉर द लिमिटेड पर्पस ओनली, फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक ओनली, वो फ्री रिजर्व का पार्ट है। लिखवाया हुआ हाँ है, हाँ एक बार लिखवाया जाके था। चेक करिए यस प्लीज। सर, यस सर लिखवाया था। तो बस वही पॉइंट है। फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक सिक्योरिटी प्रीमियम इज कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ फ्री रिजर्व। मतलब जैसे तू फ्री रिजर्व यूज कर रहा है वैसे तू सिक्योरिटी प्रीमियम भी यूज कर सकता है बायबैक करने के लिए, मतलब प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए, मतलब सीआरआर बनाने के लिए, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। उसका भी मेरे पास एक प्रूफ है, एविडेंस है, सेक्शन नंबर 52 की सिक्योरिटी प्रीमियम को फ्री रिजर्व का पार्ट सिर्फ बायबैक के लिए बोला गया है। वो सेक्शन 52 में आपको लॉ का फैकल्टी समझा देगा। अदर देन दैट security premium is not considered as the for the purpose of free reserve। वो लिखवाई हुई है उसमें बात, ठीक है? ओके सर, थैंक यू, अंडरस्टूड। यस। थैंक यू सर। ओके, हु इज द नेक्स्ट? हेलो सर। यस प्रांजल। सर मुझे डिविडेंड डिक्लेयर बट पेड बाय कंपनी, वो कंडीशन है ना वॉइस टू इज ऑफ नॉट क्लियर, वॉइस इज नॉट क्लियर। फिर से थोड़ा सा दूर से, माइक से थोड़ा दूर से बोलिए। डिविडेंड डिक्लेयर एंड पेड बाय कंपनी, उसमें जो सेकेंड और थर्ड वाली कंडीशन है ना, उसमें मुझे कैलकुलेशन आता है बट मेरी वो कंसेप्ट ही अच्छे से क्लियर ही नहीं हुई। वो डिविडेंड गाइडलाइन की बात कर रहे हो, जो 3 कंडीशन है? हाँ 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 सर, हाँ, वो कैलकुलेशन आता है मुझे पर मेरी वो कंसेप्ट क्लियर ही नहीं हुई अच्छे से। कंसेप्ट क्लियर नहीं है, क्या प्रॉब्लम? मतलब आपको कंसेप्ट के अंदर क्या समझ में नहीं आ रहा है? सर मुझे वो मैक्सिमम विड्रॉवल और मिनिमम विड्रॉवल है ना, उसमें दिक्कत आती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। मेरी बुक्स ही नहीं आई अभी तक। नहीं नहीं, एक सेकेंड, आप स्टिक टू द डाउट। मतलब उसका मुझे लगता है रेलेवेंस बुक से नहीं होना चाहिए, बिकॉज पीडीएफ नोट्स मैंने दिए हुए हैं। तो हाँ सर। पीडीएफ, हाँ, पीडीएफ नोट्स दिए हुए हैं। तो अ, अगर कोई चीज में डाउट है, सबसे पहले मैं तुम लोगों को बताऊं, अगर किसी चीज में डाउट है तो स्टिक टू द डाउट। उस डाउट का एक रीजन मत बनाओ कि बुक नहीं आई है। बुक ना आना, मैं समझता हूं कि कोई भी समझदार बच्चा, शुरू के 15 दिन के नोट्स मैंने ऑलरेडी पहले दिन से बता रखे हैं, मेरे हर वीडियो में बोला गया है। तो वो बस कोई भी बच्चा प्रिंट आउट निकाल के कंटिन्यू कर सकता है, कोई भी बच्चा कर सकता है। सो स्टिक टू द डाउट बट डोंट, उसका उसका बर्डन बुक्स पे मत डालो सबसे पहले तो, ठीक है? तो अभी अपन स्टिक टू द डाउट्स रहते हैं कि आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा बट आपसे कैलकुलेशन हो जाता है, यही बोल रहे हो आप? हाँ सर। हाँ। ओके, नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज अ बैग, दिस इज अ बैग, ठीक है? ये डब्बा है, ये बैग है, अंडरस्टूड? यस सर। यस। नाउ इस बैग के अंदर, इस बैग के अंदर बहुत सारे प्रॉफिट्स रखे हुए हैं, और ये मैंने प्रॉफिट्स, ये प्रॉफिट जब जब मैं कमाता गया मैंने उस बैग के अंदर डाल दिए, ये बैग के अंदर मैंने डाल दिए। अब करंट ईयर में मुझे प्रॉफिट नहीं हो पाया, करंट ईयर में मुझे प्रॉफिट नहीं हो पाया, तो मुझे इस बैग की याद आई कि हाँ मैं इस बैग को यूज कर सकता हूं। बैग के अंदर प्रॉफिट्स हैं, मैं उसको यूज कर सकता हूं क्योंकि करंट ईयर में मेरे पास प्रॉफिट्स नहीं है। तो मैंने बोला यार अच्छा, मैं इस बैग को यूज कर सकता हूं। तो लॉ ने ऐसा सोचा
कि अगर हर कंपनी अपने इस बैग को यूज करेगी, मतलब पुराने प्रॉफिट्स को यूज करेगी, और अगर पूरा खाली कर देगी, पूरा पूरा खाली कर देगी, तो ये गलत है। पूरा खाली नहीं करवाना है, इसमें थोड़े प्रॉफिट बचने चाहिए ताकि कंपनी अपना बिजनेस भी कर पाए। बिकॉज कंपनी आगे कैसे बढ़ेगी? प्रॉफिट्स कमाएगी, और प्रॉफिट्स को अगर बांट देगी तो कंपनी आगे नहीं बढ़ सकती। प्रॉफिट्स को कमा के अगर कंपनी उन्हीं प्रॉफिट्स को कंपनी में इन्वेस्ट करेगी तो ही कंपनी आगे बढ़ेगी। तो हमारा ये पॉइंट है कि इस बैग में से थोड़ा सा पैसा निकालो, पर थोड़ा सा ही निकालो। तो सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन उसके बारे में बात करती है। दिस इज द कंसेप्ट कि मैं कितना मैक्सिमम निकाल सकता हूं, और मिनिमम बचा हुआ कितना, कितना बचा हुआ, जो ये बचा हुआ है वो कितना मिनिमम होना चाहिए। दीज आर द सेकंड एंड थर्ड कंडीशन बेटा, सिंपल। यस सर, समझा। तो कंसेप्ट तो यही है। मतलब देखो, अब मैंने कंसेप्ट आपको 2 मिनट के अंदर समझा दिया। कंसेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है, मैंने आपको समझा दिया कि भाई एक बैग है, उसमें से पैसे निकालो, पूरे मत निकालो, थोड़े से पड़े होने चाहिए। अब उसी चीज को कैलकुलेशन में जब आप अपनी कंसेप्ट को अपनी कैलकुलेशन के साथ मर्ज करोगे तो मुझे लगता है आप बेस्ट तरीके से उसको अप्लाई कर पाओगे। यस सर, थैंक यू सर। सर मेरा एक डाउट है, मतलब जो हमारे अकाउंट्स के कंटेक्स्ट में मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी में मतलब सिर्फ दो ही चीज आती है ना, फेस वैल्यू और रिजर्व एंड सरप्लस। हम्म किस कंसेप्ट मैंने में ऐसी किस मैंने ऐसी कंटेक्स्ट में पूछ रहे हो? सर हमारे जो मतलब इंटर के लेवल में अकाउंट के कंटेक्स्ट में मतलब सिर्फ दो ही चीजें आएंगी ना, फेस वैल्यू और रिजर्व एंड सरप्लस। किसके अंदर दो चीजें आएंगी? मतलब क्या, नेट एसेट निकालने के लिए या क्या, किसके अंदर? नहीं सर, वो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी में, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर में? मार्केट ये सर वैल्यू ऑफ क्योंकि इक्विटी, मतलब मैंने मार्केट, जनरली, बोलिए। क्योंकि मैंने मतलब पढ़ा था कहीं, क्योंकि उसमें फेस वैल्यू भी आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस भी आएगा, अर्निंग एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी है। और आलोक की आवाज पता तो नहीं सर क्यों वही कट रही है पूछना था बीच कि बीच में। मतलब, सर वो मैं माइक बंद कर दे रहा हूँ। आप सर मतलब पूरा मुझे बस कंप्लीट इतना करिए समझना है फिर कि माइक बंद करिए। आप बीच बीच में बार बार माइक बंद कर रहे हो तो मुझे थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। सर मतलब मुझे ये पूछना है कि हमारे अकाउंट्स में मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी में सिर्फ दो ही चीजें आएंगी ना, फेस वैल्यू और रिजर्व एंड सरप्लस। नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं पढ़ाया कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी में रिजर्व्स एंड सरप्लस और फेस वैल्यू आएगी। मैंने नहीं पढ़ाया। आपने कहां से पढ़ लिया? मैंने नहीं पढ़ाया। बाकी बच्चे भी नहीं यहां सर, पर वो मतलब अवेलेबल मैं हैं। ऐसे ही वो, हाँ सर बस यही पूछना था एक बार। नहीं नहीं, मैं समझ गया आपने क्या पूछना नहीं सर था। आपने नहीं। आपने क्या पूछना था मैं समझ गया। अब हाँ आप मत बोलिएगा अभी, क्योंकि बार बार वो फिर टाइम वेस्ट हो रहा है। मैंने ऐसा नहीं पढ़ाया है। बाकी बच्चों को पता होगा या बाकी बच्चों ने भी देखा होगा, हमने नेट असेट के अंदर क्या क्या पढ़ा था, हमने उस चीज को लिखा था। मुझे ढूंढना पड़ रहा है, पर नेट असेट के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने बेसिक्स के अंदर लिखा था। ये रहा, हमने बेसिक के अंदर लिखा था। नेट असेट्स के अंदर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये नेट असेट। पर मैंने आपको बताया था कि जब आप इस तरीके से निकालते हो ये बुक वैल्यू ऑफ नेट असेट्स आती है। पर अगर मार्केट के रिलेशन में निकालने की कोशिश कर रहे हो तो आपको मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स करना होता है। तो मार्केट की नेटवर्थ निकल जाती है। ये चीज हमने पढ़ रखा है। कौन कौन बच्चा मुझे कंफर्म कर सकता है ये हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बच्चों? सर पढ़ा है। यस सर, बेसिक में पढ़ा है। सर यस सर, ये पढ़ा हमने है। बेसिक यस के यस अंदर सर, स्टार्टिंग में पढ़ा एक है। बार। तो यस, तो मैंने ये जो आपके नहीं मन में सर, चल रहा है वो चीज नहीं पढ़ाई। नहीं सर मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे ये जो 70 का अमाउंट है मार्केट प्राइस पर शेयर, मल्टीप्लाई बाय 10, उसमें मतलब उसमें हमारा फेस वैल्यू भी है इक्विटी का। सब आ गया उसमें। फेस नहीं नहीं वैल्यू सर, जो मुझे ये अलग 70 से का अमाउंट ऐड है करने मार्केट की प्राइस, जरूरत उसमें नहीं हमारा पड़ी। फेस वैल्यू भी है और मुझे रिजर्व अलग एंड से सरप्लस। ऐड करने की जरूरत हाँ नहीं सर। पड़ी। मुझे अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने मार्केट प्राइस ले लिया, मल्टीप्लाई बाय यस सर। नंबर, दैट्स इट। ओके। ये अलग है, ये कंसेप्ट अलग है। ये बुक वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये बुक वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये लंच है, ये डिनर है।
भूख लगी है, कौन सा यस। वाला चाहिए ये देख लो, कहाँ खड़े हो, ये लंच है ये डिनर है, ये अलग है ये अलग है। दोनों को कृपया करके मर्ज मत करिए। यस सर। सर क्लियर हो? हम्म। और कोई? और कोई? अच्छा, तो अभी आई थिंक पहले चैट पे एक बार देख लेते हैं। प्रांजल, अगेन बच्चे डायरेक्ट मैसेज ही कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। आई वॉन्ट टू अपियर फॉर द बोथ ग्रुप, शुड आई स्टार्ट स्टडिंग ऑल 4 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम, और शुड आई कंप्लीट one group first and then move to the second? Also, I find accounts a bit challenging and need regular revision. How should I plan my studies to manage it effectively? So I don't have anyone to guide me. It would be my pleasure to take your guidance. Number one, whatever you are doing with the classes, that is sufficient. आपको कोई भी और भी एक आध क्लास शुरू करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी अगर आपका डीटी चल रहा है, लॉ चल रहा है, एडवांस अकाउंट चल रहा है, ये सफिशिएंट है। अगर आपने गलती से भी एक सब्जेक्ट ऐड कर दिया, मान लेते हैं कि जैसे डीटी के 3 घंटे, लॉ के 2.5 घंटे, ये हो गए 5.5, अकाउंट्स के 3 साढ़े 3 घंटे, तो ये हो गए 8.5, 9 घंटे अप्रोक्स, सब मिला मिलू के। अगर आप अपने लेक्चर्स को 9 घंटे दे रहे हो, एडिंग वन मोर लेक्चर या एडिंग वन मोर सब्जेक्ट विल बी द बहुत बड़ा एरर इन योर लाइफ। ड्रास्टिक मिस्टेक हो जाएगी वो चीज, ठीक है। नंबर वन, स्पेशली व्हेन यू आर फाइंडिंग सम चैलेंजेस इन द अकाउंट सब्जेक्ट में। सो क्या आपको एक और सब्जेक्ट ऐड करना चाहिए? नहीं। क्या आपको ही बोथ ग्रुप क्लियर करना है? नहीं। यहां पर जितने भी सब लोग बैठे हैं वो सबको बोथ ग्रुप एक साथ क्लियर करना है। तो ये सबके लिए मैं वही बोलूंगा कि एडिंग वन मोर सब्जेक्ट विल बी द हिलेरियस थिंग यू विल डू इन योर लाइफ। पहली बात तो फ्लो विद द थिंग्स, जैसा चल रहा है वैसा करो। नेक्स्ट थिंग, यस, जो सब्जेक्ट चैलेंजिंग है, ऑफ कोर्स जितना तुम टाइम अकाउंट्स को दोगे, अकाउंट्स तुम्हें उतना टाइम उतने मार्क्स तुम्हें लौटाएगा। ये हर सब्जेक्ट के साथ है। अगर चैलेंजिंग लग रही है तो उसको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। लॉ इजी लग रहा है तो लॉ को अगर 15 मिनट कम भी देंगे तो चल जाएगा। टैक्स चैलेंजिंग लग रहा है, टैक्स तो डेली के 15-20 मिनट एक्स्ट्रा देंगे, अकाउंट्स को डेली के 15 मिनट 20 मिनट एक्स्ट्रा देंगे, चल जाएगा। सर कैसे देना है? मैंने ये पहले 1-2 दिन पहले क्लास में बताया था। सर कैसे देना है? घर पहुंचे या घर पे बैठे ब्रेक लेके, नैप लेके, हमने सबसे पहले क्या करना है? हमें सबसे पहले वो सब्जेक्ट से शुरुआत करनी है जो सब्जेक्ट हमें चैलेंजिंग है। वो सब्जेक्ट हमें बिल्कुल नहीं उठाना है जो सब्जेक्ट हमें सबसे इजी लगता है। मन तो करता है कि हम सबसे पहले वही सब्जेक्ट उठाएं क्योंकि वो हमें इजी लगता है, और यही हम मात खा जाते हैं, क्योंकि अगर वो सब्जेक्ट हमें इतना इजी सच में लगता है तो वो सबसे लास्ट में भी हो सकता है, विथ लो एफिशिएंसी के साथ भी हो सकता है। तो जो सब्जेक्ट हमें अच्छा नहीं लगता है वो सब्जेक्ट को पहले उठाना है, नंबर वन। नंबर टू, पहले मुझे उस दिन में जो मुझे पढ़ाया गया था, जो आज मैं पढ़ रही हूं क्लास के अंदर, जो मुझे पढ़ाया गया था, मुझे उसको ओवरव्यू करना है 20 मिनट में, 25 मिनट में, आधे घंटे में। उसके अंदर जो कंसेप्ट्स थे, सर ने जो जो एग्जांपल्स लिखवाए, उन एग्जांपल्स को ओवरव्यू कर लिया। कोई अच्छे एग्जांपल लगे तो फिर से सॉल्व कर लिया। ओवरव्यू करना है। उसके बाद नंबर 3, मुझे होमवर्क पे जाना है। अगर सर ने होमवर्क दिया है तो मुझे होमवर्क पे जाना है, और होमवर्क के जैसे सिमिलर क्वेश्चंस भी देखने कि हाँ बाकी क्वेश्चंस भले मैं होमवर्क की तरह नहीं कर रही हूं, मैंने 2 क्वेश्चन होमवर्क के कर लिए, पर बाकी क्वेश्चंस के देख लिए कि एडजस्टमेंट वैसे ही है क्या। बाकी क्वेश्चंस को भी देख लिया ऊपर ऊपर से, क्या इसमें भी ऐसा ही हो रहा है, क्या इसमें भी ऐसा ही हो रहा है। जब वो नए क्वेश्चन हम अगले दिन की क्लास से पहले ही एक बार गो थ्रू कर लेंगे, गो थ्रू भी बहुत ऊपर ऊपर से कि ऐसा है क्या, तो हम शायद बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में वैसे भी आ जाएंगे कि अच्छा देखो, अच्छा ये क्वेश्चन अभी सर ने नहीं करवाया पर ये क्वेश्चन में ऐसा है जो कि पिछले में भी हो रहा था, मतलब इसमें भी ऐसा ही हो रहा है, मैं देख पा रही हूं। तो ये चीजें हमें हेल्प करेंगी। सो गिव द टाइम, गिव योर प्रॉपर टाइम टू दैट सब्जेक्ट इन विच यू आर फेसिंग चैलेंजेस। सब्जेक्ट को टाइम दोगे, सब्जेक्ट आपको मार्क्स देगा। ये मैं बोलूंगा, सिंपल सी वर्ड है। अगर तुम्हें सच में एक अच्छा रिजल्ट चाहिए, तुम्हें एक अच्छा रिश्ता बनाना है, वो बोलते हैं ना कि पति पत्नी के बीच का जो रिश्ता होता है वो कैसे अच्छा चलता है। भाई पति अगर पत्नी को टाइम देगा, पत्नी अगर पति को टाइम देगी, दोनों एक दूसरे को प्यार करेंगे,
तो ही वो रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो सब्जेक्ट के साथ भी ऐसा ही है, सब्जेक्ट को तुम्हें अपना पति पत्नी बनाना पड़ेगा। जितना टाइम दोगे उतने वो तुम्हें वापस तुम्हें मार्क्स में लाके देगा। तो इट इज द सिंपल थिंग एवर। एंड उसके पीछे कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई फालतू की चीज नहीं है। टाइम दो बस, उस सब्जेक्ट को टाइम दो, और उसके लिए कंसिस्टेंसी। प्रांजल। बस सिमरन वही करना है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, और कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ बस वो जो ओवरव्यू करने को बोला था, आगे के पॉइंट्स आपको ओवरव्यू करने के बोले थे बस, वरना डिवोर्स हो जाएगा। करेक्ट। चलिए, और एक और बात क्या बोल रहे हैं सर, फ्रॉम नेक्स्ट मंथ आई एम हैविंग माय बीकॉम एग्जाम्स, आई हाउ शुड आई मैनेज। बीकॉम एग्जाम्स वाले कुछ बच्चे हैं, बीकॉम वाले कोई हैं क्या जिनके बीकॉम हेलो आने सर। वाले हैं? सर मैं भी हूँ। यस। मैं भी हूँ मैक्सिमम सर। सभी, बहुत सारे बच्चे हैं बीकॉम वाले ही हैं जो आगे आने वाले दिनों में उनके बीकॉम के एग्जाम्स आने वाले हैं। ठीक है, तो बीकॉम तो आने वाला है, बीकॉम मतलब एनीथिंग, बीबीए बीकॉम ग्रेजुएशन एग्जाम्स वगैरह आने वाले हैं। नाउ यहाँ पर भी वही चीज़ हो गई कि बीकॉम को या एग्जाम्स को कैसे मैनेज करें। देखो यार, कुछ तो चीज़ें, वर्स्ट सिचुएशन अभी आपको पहले से ही सोच के रखनी है। मैं अगर स्टूडेंट हूं तो मैं क्या सोचता, मैं अगर अपने पीछे के दिनों में जाऊं, मान लो मैं आज सीए बन चुका हूं और मैंने कुछ गलतियां की हैं, तो मैं जाके उसको ठीक करना चाहूं तो मैं क्या करता। जिसमें बीकॉम अगर आया था तो मैंने क्या किया था, तो मैं क्या करता, तो मैं आपको उस सेंस में बताऊंगा। नंबर 1, वर्स्ट सिचुएशन प्लान करके रखो, ताकि बाद में रिग्रेट ना हो कि मेरा बैकलॉग हो गया। वर्स्ट सिचुएशन पहले से ही प्लान कर रखो। कैसे? अगर मेरे 6 सब्जेक्ट्स हैं, 6 एग्जाम्स हैं, जो एग्जाम चलने वाले हैं उसमें 6 पेपर्स हैं, तो 6 पेपर्स मतलब एक एक दिन, तो 6 दिन। तो आप वह सिचुएशन प्लान कर लो कि भाई मेरे 6 दिन तो खराब होने वाले हैं, पेपर वाला दिन मेरा खराब हो जाएगा। हो सकता है वो सब किसी सब्जेक्ट में खराब होगा, किसी में नहीं होगा। अब एक बच्चा बोल रहा है मेरे 14 पेपर है, तो 14 वाला वो सिचुएशन बनाओ। उससे कोई बात वैसी नहीं कि सर मैं ज्यादा गरीब हूं वो कम गरीब है ना। मेरे 14 पेपर सर, देखो मैं ज्यादा गरीब हो गया सर, गरीब जितने भी हो उतनी गरीबी का प्रोविजन बना लो। पहली बात तो जितने पेपर है उतने दिनों का प्रोविजन बना लो कि यस आई नीड टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि हां, अगर मेरा डिसीजन था बीकॉम करना, मेरा डिसीजन था बीबीए करना, मेरा ही डिसीजन था ना, भले वो माँ बाप ने मेरे ऊपर थोपा, मुझे ही अब इसके साथ टैकल करना है, तो आई नीड टू मेक अ वर्स्ट प्रोविजन। क्या 6 दिन है, 8 दिन है, मुझे उसका एक ये मान के चलना पड़ेगा कि इतना तो मेरे दिन वेस्ट होंगे। ठीक है, पहला ये वर्स्ट सिचुएशन अगर तुमने पहले से ही फॉलो कर लिया तो दुख नहीं होगा, बोलते ना दुख, दुख नहीं होगा उस चीज का, क्योंकि पहले से ही पता था। जिस चीज का हमें पहले से ही पता होता है उसका दुख बहुत कम होता है। ठीक है, तो वो दुख नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा, आगे की पढ़ाई करने में आसानी होगी। नंबर टू क्या करना है, सिर्फ सेकंड चीज ये तो ये है, मैं जो इसमें क्लियर कट बोलूंगा, आई डोंट नो आपकी वो सोच मेरे से मैच करती है कि नहीं। मैं बीकॉम के लिए नहीं पढ़ूंगा, बात खत्म हो गई। मैं पढ़ूंगा तो नहीं, मैं अपना सिर्फ आधे से 1 घंटा इन्वेस्ट करूंगा पेपर से पहले, फिर जो होना होगा देखा जाएगा। अगर मेरे लिए मेरा सीए कोर्स प्यारा है, मुझे अगर जेन्युइनली मेरे को मेरे सीए कोर्स में कुछ एक्चुअल में करना है, तो मैं ग्रेजुएशन पे सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे इन्वेस्ट करूंगा, 3 घंटे का पेपर और 1 घंटा कोर्स देख के जाऊंगा, दैट्स इट। अगर मैं ये करके जाता हूं तो मेरा बैकलॉग कम से कम होगा। हाँ, यह है कि बीकॉम का पेपर देख के आओगे तो जरूरी नहीं कि आपकी उतनी एफिशिएंसी होगी कि आप लेक्चर देख पाओ, रिकॉर्डेड लेक्चर देख पाओ। तो आप जितने दिन का प्रोविजन बना रहे हैं लॉस का कि हाँ भाई इतना लॉस होगा, उतने दिन तक आपने अगर लाइव क्लासेस नहीं भी की फर्क पैंदा है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक है। हमारे एग्जाम अगले महीने नहीं है, हमारे एग्जाम 2 महीने बाद नहीं है, इतना भी खराब हमारी सिचुएशन नहीं हो जाएगी, हम उसको कोप अप कर लेंगे। हमें यह समझना है कि ठीक है, हम एक बार फैकल्टी से बात कर लेंगे, हम बाकी बच्चों से बात कर लेंगे। हमारे जब बीकॉम एग्जाम खत्म होंगे तो जो चैप्टर में हमारा लिंक टूट गया था उस चैप्टर को हम अलग से कवर कर लेंगे, संडे संडे में थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, सर से कुछ आइडिया ले लेंगे कि उस चैप्टर को कुछ शॉर्ट करके कवर कर लूं क्या, सर के क्यूआर भी तो आते हैं। ठीक है, सर की मैंने क्लास मिस कर ली, कुछ ऐसा कर लूं क्या कि सर के कुछ रिवीजन वीडियो देख के डायरेक्टली क्यूआर से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए।
कुछ सर से ही पूछ लेता हूं, तो कुछ टेक्निक्स होंगी, डेफिनेटली कुछ टेक्निक्स होंगी जिन चैप्टर्स में मैंने मेरा मेरा बीकॉम के चक्कर में छूट गया, और मैं सर से ये पूछ लूंगा या बाकी लोगों से पूछ लूंगा कि भाई अगला चैप्टर कब से शुरू हो रहा है, मैं उसमें वापस से जुड़ जाऊंगा। अगर आपने बच्चों ये मेंटेलिटी क्रिएट कर ली, तो ये बीकॉम के फीवर से बाहर निकल जाओगे। बिकॉज सी, आपको पहले दिन से पता है आपका नुकसान होने वाला है, पर आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो कि आपका नुकसान होने वाला है। अगर आपने प्रिपेयर कर लिया, वर्स्ट सिचुएशन में आ गए, आई एम चैलेंजिंग यू, आपको आपकी छुट्टियां आखरेंगी नहीं, आपको वो 10-12 दिन का इंपैक्ट नहीं आएगा आपकी लाइफ में, क्योंकि आपने उसका प्रोविजन बना के रखा था, आपने उसका बैकअप बना के रखा था कि हाँ मुझे रिकवरी कैसे करनी है, मेरे को आइडिया आ चुका है, मेरे पास थॉट्स हैं कि मैं कैसे रिकवरी करूंगा। दिस इज द ओनली थिंग आई से, एंड दिस इज अ जनरल थिंग। ठीक है, यस। और कोई है? और कोई जो बच्चा कुछ बात पूछना चाहता हो? प्रिंस का हो गया, यश का हो गया, मंशु हो गया, प्रांजल हो गया, रौनक हो गया, रौनक बहेती कुछ अगर पूछना चाहते हैं आप, प्रियंका, शिवानी, हेलो पायल। यस सर, आवाज आ रही है मेरी? जी, सर नमस्ते। सर नमस्ते, मेरा भी बोलो। यही था सेम, बीकॉम का। जैसे मेरे 8 पेपर हैं बीकॉम के। तो मेरा भी पहले 21 तारीख को हुआ था, वो एनवायरमेंटल स्टडीज करके था। तो मैंने क्लास छोड़ी थी 1-2 दिन की, सोचा उसका पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या सिलेबस है। तो जैसे मैं उसको पढ़ने लगा, उसका एक तो रटने वाला हिसाब था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। यूट्यूब पे से पढ़ रहा था तो पूरा रटने वाला था। फिर एक ये फीलिंग आ रही थी कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरे बैकलॉग हो रहे हैं सीए का, क्लासेस छूट रही हैं। तो मतलब वही समझ रहा था कि क्या करूं क्या ना। सोल्यूशन दिया मैंने। हाँ हाँ। आप पढ़ ही क्यों रहे थे? पहली बात तो वो- आप पढ़ ही क्यों रहे थे भाई? कौन पढ़ता है यार? मतलब एक, यार देखो मेरे लिए ना एक अजम्पशन है, देखो आप हम्म, उसको अपने लिए एक, ये भी बोल सकते हो कि देखो जय सर हमारी तारीफ भी कर रहे हैं या वॉट एवर, पर हम्म, मेरे लिए एक अजम्पशन है, जो स्टूडेंट सीए कर रहा है, ही जी और शी इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट। बात खत्म, ये मेरा अजम्पशन है। अब अगर जी। तुम मेरे अजम्पशन में फिट होते हो, तो तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तुम्हें बीकॉम का पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें 1 घंटा पहले सिर्फ वो जो किताब आती है, उस वो जो भी पतली किताब हम्म। आती है उन लोगों की, उसका एक सिलेबस, उसका सिलेबस को ओवरव्यू करके वो सब करके वहां लिख के आना चाहिए। अगर उसमें तुम्हें अपने आप पे शक हो रहा है, मतलब तुम जी मेरे अजम्पशन को इनवैलिड कर रहे हो, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा तो सिंपल सा रूल है कि भाई मैं तो अपने स्टूडेंट्स को, सीए स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मान के बैठा हूं। यार वो बीकॉम जैसी फोकटिया चीज के लिए तो नहीं पढ़ेंगे, और अगर वो पढ़ रहे हैं, वो एक नंबर के गधे हैं। फिर वो सीए कर रहे हैं पर वो गधे हैं। तो डोंट टेक मी रॉन्ग, बट प्लीज कंसीडर दिस एज अ वेरी सिंसियर पॉइंट। जी सर, समझ गया, यही करूंगा। सर आईसीआई के तो मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं या क्वेश्चन बैंक सफिशिएंट है? आपने क्वेश्चन बैंक अगर नहीं देखी है रौनक, तो फ्रंट पेज पे, फ्रंट कवर पे लिखा है एवरीथिंग इज कवर्ड, स्टडी मैट, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू। तो स्टडी मैट कवर है, अलग से करके आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, आपको सिमिलर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, सेम एग्जांपल, सेम फिगर्स वाला मिलेगा, तो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर आई पास मैं सीए फाउंडेशन विथ डॉट 200, सो वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा आगे कि मैं कर पाऊंगा या नहीं। मैं सीए इंटर क्लियर मैंने किया था, मैंने डॉट 400, तब हमारे 8 पेपर हुए करते थे सीए इंटर में, तो मेरे 800 में से आए थे 402, 403 समथिंग, कुछ ऐसे ही आए थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। पर मैं कुछ ऐसे बाउंड्री पे ही पास हुआ था। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं सीए इंटर तो क्लियर कर गया हूँ और अब मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मैं आगे कैसे करूंगा। बेटा, मार्क्स 200 आना हर बार ये क्रिएट नहीं करता कि आपके मार्क्स 200 आए हैं तो आप कर पाओगे कि नहीं। आप पास हो उसको भी तो देखो ना। आप पॉजिटिव को देख नहीं रहे हो, आप सिर्फ नेगेटिव को देख रहे हो, तो थॉट्स नेगेटिव लाओगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। थॉट्स नेगेटिव मत लाओ, पॉजिटिव थॉट्स लाओ मन में। संचित, शौर्य बोल सर रहा है अभी मेरा तक ऐसे एग्जाम कल से नेगेटिव ही है, थॉट्स आए अभी नहीं याद है आया। पर। यस, हेलो। हाँ जी। हाँ सर, वो नेगेटिव थॉट्स ऐसे आ तो नहीं रहे, पर वो थोड़ा सा मन में डाउट्स चलते रहते हैं कि 200 आए हैं तो इतना हो पाएगा या नहीं। जैसे
मैक्सिमम बच्चे भी जिसमें इतने बैच में वो 250 290 कुछ 280 वाले, ऐसा। तो वो ऑनलाइन में तो कुछ जनरली डाउट आता है खुद पे। नहीं तो उससे आपको क्या करना, एक बात बताओ, उससे आपको क्या करना? मैक्सिमम बच्चों के 280 हैं या कितने हैं क्या है, उससे आपको क्या करना? यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो जिनके 200 आए हैं, आप अकेले तो नहीं हो। तो आपको उनसे कोई मतलब नहीं है, आप बढ़िया अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए और ये कोशिश करिए कि मैं हर दिन अपने आप को कैसे इम्प्रूव करूं, ये आपका ध्यान होना चाहिए। डोंट वरी। हाँ सर, बस। 3 3 घंटे सफिशिएंट है थैंक यू। यश। बस यही दो था। तीन घंटे होमवर्क के लिए सफिशिएंट है, डोंट वरी। सर एक बार बोनस इशू का ओवरव्यू दे दो। बोनस इशू का ईशा मैंने थोड़ी देर पहले ओवरव्यू दिया था बेटा, आप लोग शायद टाइम पे क्लास अटेंड नहीं करते हो, जूम सेशन अटेंड नहीं करते हो। अभी किसी ने मुझसे पूछा भी था बोनस इशू अगर हुआ तो क्या होगा। ये मैंने बोनस इशू का ओवरव्यू यहाँ दिया था बेटा थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो प्लीज बेटा, मैं रिपीट तो नहीं कर सकता, रियली सॉरी फॉर दिस, रिपीट नहीं कर सकता बेटा। 278 विद दिस, ठीक है हाँ भाई। चलिए, और कोई है तो ठीक है, नहीं तो आपको तो पता ही है, हमारा बैच है अभी। तो अभी हम 2:30 बजे वापस से मिलने वाले हैं। और कोई है जो बात करना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है? तो यस। सर अभी इसी क्वेश्चन में पर्टिकुलर मंशु कितने थोड़ा सा दूर टाइम्स? से बोलो, आपकी आवाज अगर माइक के बहुत पास में है तो वो समझ में नहीं आता है। थोड़ा आराम से और अच्छे से। ठीक है सर। सर अभी किसी क्वेश्चन में कितना तक टाइम देना चाहिए मुझे? जैसे मेरा है तो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी टाइम लग जाता है। क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगता है? जी सर। ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट भी देना है। मैं 2 होमवर्क दे रहा हूँ, 2 एग्जाम्पल क्वेश्चन क्लास में करवाए थे, चारों के चारों राइटिंग में करने हैं। एक दिन में तो नहीं होगा, पर धीरे धीरे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस सुधरेगी। आपको एक बार फ्लो समझ में आ जाएगा कि अच्छा मैं हर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं तो मुझे अब तो ये समझ में आ गया है कि हर क्वेश्चन में ये वाला फ्लो तो परफेक्ट है। मतलब मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूँ, सॉल्व करवाते जा रहा हूँ। अब आप देख लो यार, मतलब बोनस के क्वेश्चंस की बात कर लो, बाप ने बोनस चैप्टर मेरे साथ किया था। यस सर। हाँ, अब आप बोनस के देख लो क्वेश्चन, आप बोनस के 200 सीरीज के क्वेश्चन उठा लो, आप बोनस के 300 सीरीज के मैक्सिमम परमिसिबल बाय, सब में तो बेटा एक ही था ना। सब में तो बस फिगर चेंज थे, तरीका तो सब में एक था। तो वो तरीका एक ही है, तो कैसे मुझे याद रहेगा? जब तक मैं 4 4 5 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करूंगा, तब तक वो तरीका याद नहीं रहेगा। एक बार वो फ्लो बन गया, तुम्हारे माइंड ने वो कैप्चर कर लिया कि हाँ यार हर चीज में तो तरीका यही हो रहा है। मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं, सब में पहले ये करना है, स्टेप 2 करनी है, स्टेप ये करना है, स्टेप ये करना है, हो रहा है यार। एक एक करके जब सिमिलर टाइप के क्वेश्चन साथ साथ करते जाओगे, तो आई डोंट थिंक कि मतलब आपको फिर टाइम लगेगा। हाँ, अगर हम प्रैक्टिस ना करके, अगर हम सिर्फ ऊपरी ऊपरी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सर के करवाए गए फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तरीके को, अप्रोच को फॉलो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कैलकुलेटर पे सॉल्व कर रहे हैं, या ऐसे ऐसे रफ वर्क कर रहे हैं कि हाँ ये आ गया, हाँ ठीक है ये आ गया, ओके ये था फिर ये था, फिर तो नहीं हो पाएगा। फिर तो नहीं हो पाएगा, बहुत ही रफ, बहुत ही गंदे तरीके से प्रेजेंटेशन हो रहा है। जो प्रेजेंटेशन बताया गया है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, अपने तरीके से ही कर रहे हैं, तो फिर आई कांट हेल्प, फिर नो बडी विल हेल्प यू। यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस। पूरे पूरे प्रोसेस कैसे होना चाहिए? सबसे पहले कंसेप्ट, क्या मेरे कंसेप्ट स्ट्रांग है? हाँ है, स्ट्रांग है। देन कैलकुलेशन, क्या मुझसे कैलकुलेशन हो रही है? हाँ हो रही है। अब ये दोनों अगर चीजें हो गई हैं, तो अब मुझे करना है प्रेजेंटेशन, कि अब मेरे को प्रेजेंटेशन करना है। मेरा ये कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, मुझे पता है कि ये क्या होता है, ये क्यों होता है, ये कैसे होता है। अप्रोच कैलकुलेशन मुझसे बन जाती है कि अगर मैं शॉर्ट में भी करूं तो कैलकुलेशन बन जाएगी। नाउ लास्ट थिंग इज कि आईसीआई मुझे मार्क्स तो अप्रोच के देगा, वो प्रेजेंटेशन के देगा। तो वर्क ऑन द प्रेजेंटेशन। अगर आपको लगता है कि आप दो चीजों में ठीक हो, तो फिर आपकी तीसरी स्टेज पर आ चुके हो, प्रेजेंटेशन। सिर्फ दूसरे स्टेज के बाद आप बंद मत कर दो कि बस मेरे तो क्वेश्चन के सवाल आ रहे हैं पर मैं सॉल्व करते वक्त मुझे बहुत टाइम लग रहा है। टाइम तो लगेगा यार, टाइम तो लगेगा। भाई तुम गर्लफ्रेंड बनाओगे, हाँ, तो एक ही दिन में थोड़ी वो तुमसे डेट पे चलेगी। भाई पहले घुलना मिलना होगा, पहले बातचीत बढ़ेगी, थोड़े से एक दूसरे को समझोगे, जानोगे, एक दूसरे को पहचानोगे, थोड़े से गिफ्ट शिफ्ट दोगे,
ऐसे करते करते महीना, 1.5 महीना, 2 महीना निकल जाता है, फिर उसके बाद आगे की बातें होती हैं। फिर उसके बाद चीजें होती है कि हाँ चलो डेट पे चलते हैं, इधर घूमने चलते हैं, उधर घूमने चलते हैं, और आगे की फिर XYZ, ये सब होता रहता है। तो अगर तुम बोल रहे हो नहीं मुझे डायरेक्टली XYZ करना है, तो ये तो कैसे चलेगा यार, पूरी प्रोसेस है भाई। तो ये प्रोसेस फॉलो करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। थैंक यू। ठीक है, ऑलराइट गाइस, अभी के लिए इतना ही। अभी आई थिंक सबके हमने सेशंस में सबके डाउट्स वगैरह ले लिए थे। सो अगर कुछ और नहीं है तो वील डेफिनेटली मीट अनदर टाइम। हम नेक्स्ट संडे मिलेंगे। जो भी आज का ये जूम सेशन हुआ है, वो जूम सेशन की मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट बना के। आप बाकी बच्चों को बता सकते हो कि हाँ इसकी रिकॉर्डिंग सर अवेलेबल करवाएंगे, ठीक है। सो मैं रिकॉर्डिंग अवेलेबल करवा दूंगा, जो भी हमारा जूम सेशन हुआ है। किसी को अगर बाद में देखना है तो वो कर सकता है। सर यूट्यूब पे ही है ना क्लास? हाँ जी, मैं यूट्यूब का लिंक शेयर कर दूंगा, यूट्यूब पे क्लास रहेगा, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए, और मिलते हैं अब अगले बार, ठीक है। अगले डाउट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, अभी के लिए इतना ही। थैंक बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू बाय 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 सर, बाय बाय थैंक यू। बाय सर। बाय बाय।